नमस्कार, मैं निशा। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बहुत सी उम्मीदें और लंबी चौड़ी मांगे लेकर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचते हैं। इरादा बिल्कुल साफ था, अपने इस पुराने और पक्के दोस्त के कान भरकर भारत के खिलाफ एक बड़ा और आक्रामक माहौल तैयार करना। लेकिन दोस्तों, शहबाज के चीन से निकलने के तुरंत बाद हुआ है उसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। शहबाज के चीन से निकलने के तुरंत एंट्री होती है भारत, और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान चीन को भारत के खिलाफ करने गया था, लेकिन उसे जरा सा यकीन नहीं था कि उसका आका चीन भारत के साथ हाथ मिलाने वाला है। चीन ने पाकिस्तानी मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेरते हुए उसी वक्त भारत के साथ एक बेहद हाई लेवल मीटिंग कर डाली। दशकों से चली आ रही पुरानी दुश्मनी को किनारे रखते हुए भारत और चीन ने सीमा विवाद को हमेशा के लिए दफन करने का एक ऐसा ऐतिहासिक प्लान तैयार कर लिया है जिसने रावलपिंडी से लेकर वाशिंगटन तक की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, आज तक दोनों देशों के बीच इस स्तर की इतनी बड़ी और निर्णायक बातचीत कभी नहीं हुई थी। अब सीधा सवाल उठता है कि आखिर बंद कमरों में भारत और चीन के अधिकारियों ने ऐसी कौन सी 3 खतरनाक रेड लाइन तय कर दी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या चीन को अब समझ आ गया है कि भारत से टकराना उसकी सबसे बड़ी भूल थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और चीन का यह रणनीतिक कदम पश्चिमी देशों के वर्चस्व को खत्म करने का कोई सीक्रेट मास्टर प्लान है? इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान जिस वक्त बीजिंग से किसी बड़ी खुशखबरी और आर्थिक पैकेज का इंतजार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन ने उन्हें एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका दिया। चीन के रणनीतिकार यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अब उनका सीधा मुकाबला एक ऐसी उभरती हुई महाशक्ति से है जिसे नज़रअंदाज करना खुद चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी पड़ सकता है। यह सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि यह साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से पलटने वाला एक ऐसा कदम था जिसकी उम्मीद अमेरिका ने भी अपने सबसे सटीक अनुमानों में नहीं की थी। एक तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलने की फिराक में था और दूसरी तरफ भारत और चीन के बड़े अधिकारी एक ही टेबल पर बैठकर शांति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। इस मीटिंग की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें सिर्फ विदेश मंत्रालय के लोग ही नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक दोनों देशों को अपनी सेना, होम मिनिस्ट्री और इमिग्रेशन विभाग के सबसे बड़े अफसरों को इस अहम मीटिंग में बुलाना पड़ा? दोस्तों, इस महा बैठक को वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC का 35वां दौर नाम दिया गया। इस बहुत ही सेंसिटिव और रणनीतिक बैठक की कमान दोनों देशों के सबसे अनुभवी राजनयिकों के हाथों में सौंपी गई थी। चीन की तरफ से विदेश मंत्रालय की डायरेक्टर जनरल हो यानी कि मौजूद थी, तो भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने पूरी ताकत के साथ मोर्चा संभाला। टेबल पर भारी भरकम फाइलों और सटीक नक्शों के साथ दोनों देशों के मिलिट्री, होम और इमिग्रेशन के बड़े अधिकारी आमने सामने डटे हुए थे। इतने सारे विभागों के दिग्गजों का एक साथ ही कमरे में बैठना कोई छोटी बात नहीं है। यह साफ इशारा था कि अब बातें सिर्फ कागजों और फाइलों तक सीमित नहीं रहने वाली हैं, बल्कि ग्राउंड पर सीधा और ठोस एक्शन होगा। ये अधिकारी एक ऐसे फार्मूले पर काम कर रहे थे जो बॉर्डर पर हमेशा के लिए शांति ला सके और पुरानी कड़वाहट को मिटा सके। मगर वो कौन सी मजबूरियां थी जिन्होंने चीन को अपना अड़ियल रवैया छोड़कर इतना नरम रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया? दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त कई बड़े वैश्विक दबावों का सामना कर रही है। ग्लोबल मार्केट में उसे एक मजबूत, स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर की सख्त जरूरत है। बीजिंग के थिंक टैंक यह अच्छी तरह जान चुके हैं कि भारत की लगातार बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत को अब किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस तेज रफ्तार से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया है, उसने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन को यह भी एहसास हो गया कि अगर उसे एशिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखनी है और पश्चिमी देशों के भारी दबाव का कड़ा जवाब देना है, तो भारत के साथ बेवजह उलझना कोई समझदारी का काम नहीं है।
दोनों देशों का आपसी व्यापार लगातार बढ़ रहा है और सीमा विवाद की वजह से दोनों की तरक्की में रुकावट आ रही थी। यही कारण है कि चीन पाकिस्तान के एजेंडे को पूरी तरह दरकिनार करते हुए भारत के साथ रिश्ते सुधारने को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया। लेकिन इस ऐतिहासिक बातचीत में वो 3 प्रमुख शर्तें क्या हैं जिन पर दोनों देशों ने अपनी पक्की मुहर लगा दी है। इस मैराथन मीटिंग में सबसे ज्यादा फोकस उन 3 रेड लाइन पर रहा जो भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों का मजबूत आधार बनेंगी। पहली और सबसे अहम रेड लाइन है सीमाओं का बिल्कुल स्पष्ट निर्धारण, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। हमेशा से एक पेचीदा और उलझी हुई सरहद रही है। इसी उलझन और अस्पष्टता का फायदा उठाकर अक्सर सीमा पार करने के बहाने बनाए जाते हैं, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बिल्कुल आर पार की और साफ बात हो गई है। यह तय कर लिया गया है कि सीमा की तय सीमाओं को लेकर अब ग्राउंड पर कोई भ्रम नहीं रहेगा। हर एक पॉइंट, हर एक इलाके की भौगोलिक स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी देश यह ना कह सके कि उसे सही सीमा रेखा का पता नहीं था। इस कड़े फैसले ने सीमा पर होने वाले विवादों की जड़ पर ही सबसे तगड़ा प्रहार कर दिया है। मगर क्या सिर्फ नक्शे पर सीमा तय कर देने से जमीनी विवाद रुक जाएंगे या इसके लिए कोई और भी सख्त कदम उठाया गया है? दोस्तों, दूसरी रेड लाइन सीधे तौर पर सेना की तैनाती और बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़ी है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। इतिहास गवाह है कि सीमा पर जब भी दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आते हैं तो एक छोटी सी गलतफहमी भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। इसे हमेशा के लिए रोकने के लिए एक बेहद सख्त सैन्य प्रोटोकॉल और नए ग्राउंड रूल्स लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया गया है। अब सीमा पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना या झड़प को रोकने के लिए पुख्ता जमीनी इंतजाम किए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच एक बहुत ही मजबूत और एडवांस रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर बॉर्डर पर कोई भी कंफ्यूजन या हलचल होती है तो ग्राउंड कमांडर्स बिना किसी देरी के तुरंत एक दूसरे से संपर्क कर सकेंगे। 0 डिग्री तापमान में और बर्फीली चोटियों पर तैनात सैनिकों के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी ना पनपे, इसके लिए यह कम्युनिकेशन सिस्टम एक गेम चेंजर साबित होगा। यह सुनिश्चित किया गया है कि गलवान जैसी स्थिति दोबारा कभी पैदा ना हो। लेकिन इन दोनों सख्त रेड लाइंस के अलावा वो तीसरी रेड लाइन कौन सी है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सबसे ज़्यादा चौंका दिया है? दोस्तों, तीसरी रेड लाइन है आपसी सहयोग और सीमा पर शांति को बहुत लंबे समय तक बनाए रखना। दोनों पक्षों ने इस बात पर पूरी और अटूट सहमति जताई है कि सीमाई इलाकों में हाल के दिनों में जो शांति और स्थिरता बनी हुई है उसे हर हाल में आगे भी बरकरार रखा जाएगा। यह सिर्फ कागजों पर लिखा एक वादा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कड़ा संकल्प है। इस बात पर मुहर लग चुकी है कि राजनयिक और मिलिट्री स्तर की हाई लेवल वार्ताओं का सिलसिला भविष्य में कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। भारत और चीन दोनों ही इस बात को अच्छी तरह मान चुके हैं कि विवादों का स्थायी हल टकराव से नहीं बल्कि टेबल पर आमने सामने बैठकर ही निकल सकता है। इन 3 रेड लाइंस के तय होने से यह संदेश बिल्कुल साफ हो गया है कि दोनों देश अब पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का पक्का इरादा कर चुके हैं। लेकिन इस पूरी घटना से पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों की रणनीतिक ढाल कैसे कमजोर पड़ गई है? पाकिस्तान हमेशा से अपनी विदेश नीति में भारत के खिलाफ चीन के कार्ड का इस्तेमाल करता आया है। इस्लामाबाद को लगता था कि जब तक भारत और चीन के बीच विवाद और तनाव रहेगा वह इसका सीधा और भरपूर फायदा उठाता रहेगा। लेकिन बीजिंग में हुई इस मैराथन बैठक ने पाकिस्तान के सारे अरमानों को मिट्टी में मिला दिया है। पाकिस्तान को अब यह गहरा डर सताने लगा है कि अगर भारत और चीन के रिश्ते पूरी तरह सुधर गए तो उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक ढाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की पूरी कूटनीति अब बेबस नजर आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के सत्ता के गलियारों में भी भारी बेचैनी और हलचल मच गई है। पश्चिमी देश हमेशा से एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत और चीन के बीच के विवाद को अपने फायदे के नज़रिए से देखते रहे हैं। अगर एशिया की ये दोनों महाशक्तियां सच में एक हो गई
और इन्होंने आपसी आर्थिक साझेदारी बढ़ाकर एक नई एशियाई ताकत का रूप ले लिया, तो यह पश्चिमी देशों के वैश्विक वर्चस्व के लिए अब तक की सबसे कड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, क्या यह दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत का सबसे बड़ा संकेत है? इस 35वें दौर की मीटिंग की एक और सबसे बड़ी कामयाबी यह रही है कि दोनों देशों ने शांति के भविष्य का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। भारत और चीन ने अपने विशेष प्रतिनिधियों की अगली यानी 25वीं दौर की महावार्ता आयोजित करने की शानदार तैयारियों पर अपनी मोहर लगा दी है। दोस्तों, यह कोई आम बातचीत का दौर नहीं है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की यह बातचीत दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को स्थायी रूप से हल करने का सबसे पावरफुल, आधिकारिक और निर्णायक मंच मानी जाती है। इसी मंच से वह फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा जो दशकों पुरानी इस समस्या को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर देगा। दोस्तों, दोनों देशों का यह तेजी से बदलता रवैया दिखाता है कि वे अब इस मुद्दे को और ज़्यादा लंबा खींचने या लटकाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यह कदम एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि मजबूत कूटनीति के जरिए बड़े से बड़े और जटिल से जटिल मुद्दों को भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। इस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया में एक बात बिल्कुल साफ होकर उभरी है कि भारतीय विदेश नीति ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा लिया है। बिना किसी बाहरी दबाव में आए सीधे आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तों पर बात करना और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना, यही आज की भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। चीन को भी अब यह पूरा एहसास हो चुका है कि वह भारत को दरकिनार करके अपनी ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकता। दोनों देशों की यह समझदारी एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दोस्तों, अगर सीमाओं पर शांति रहती है तो दोनों देश अपनी पूरी ऊर्जा और फोकस विकास, एडवांस टेक्नोलॉजी और आपसी व्यापार पर लगा सकेंगे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।